पुस्तक साहित्यिक ऋषि रविंद्र। ऑडियो 3 विश्व भ्रमण और भारतीय संस्कृति का प्रचार। महाकवि रविंद्रनाथ ने अपनी रचनाओं द्वारा संसार में भारतीय संस्कृति का जो मान बढ़ाया वह भी उनकी एक महत्वपूर्ण सेवा है। अंग्रेजों ने हमारे देश को अपने अधीन करके केवल उसका आर्थिक शोषण ही नहीं किया था, वरन वे उसकी सभ्यता तथा संस्कृति को अत्यंत हीन साबित करके संसार को यह भी बतलाना चाहते थे कि भारत शासन करके इन लोगों को सभ्य बना रहे हैं। और जिस समय महाकवि डेनमार्क की सहकारी शिक्षण पद्धति का अध्ययन करने के उद्देश्य से इंग्लैंड पहुँचे और वहाँ उन्होंने अपनी गीतांजलि की कुछ कविताओं का अनुवाद श्रेष्ठ अंग्रेज साहित्यकारों और कलाकारों को सुनाया, तो विद्वानों ने उनके नाम की धूम मच गई। तत्कालीन प्रसिद्ध अंग्रेज कवि यीट्स के आग्रह पर इंडिया सोसाइटी ने गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद पुस्तक आकार सन 1912 में प्रकाशित किया। उसके आध्यात्मिक भावों की उच्चता और काव्य सौंदर्य से लोग इतने आकर्षित हुए कि सैकड़ों उनके दर्शनों को आने लगे और जगह जगह उनके सम्मान में समारोह होने लगे। गीतांजलि का सारांश एक लेखक के शब्दों में इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है। गीतांजलि में वैष्णव कवियों की प्रेम भावना का अनुपम परिचय दिया गया है। साथ ही उसमें उपनिषदों के सर्वोच्च आध्यात्मिक विचारों का भी बड़ी मार्मिकता से समावेश है। कवि का यह अनूठा ग्रंथ आध्यात्मिक गगन पर ज्ञान सूर्य बनकर उदित हुआ है, जिसकी निर्मल ज्योति का प्रकाश समस्त विश्व का हृदय आलोकित कर रहा है। कवि लिखता है, प्रभु की निकटता पाने के लिए बाह्य जप तप योग और वैराग्य की आवश्यकता नहीं, वह तो हृदय में स्पष्ट रूप से बैठा हुआ है और हम प्रत्येक क्षण उसके स्पर्श का अनुभव करके पुलकित हुआ करते हैं। कवि उस जीवन देवता को संसार में सभी ओर देखता है। इसी उद्देश्य से सब प्रकार के पापों और कुकर्मों से बचकर रहना चाहता है, जिससे उसका शरीर भगवत स्पर्श योग्य रह सके। कवि को मृत्यु भी एक शत्रु की तरह नहीं वरन मित्र जान पड़ती है। एक गीत में वह कहता है, मृत्यु दयामयी जननी है। जिस प्रकार माता बच्चे के मुंह से अपना एक स्तन छुड़ा लेती है तो वह दूसरा स्तन पाने के विश्वास से आश्वस्त रहता है, उसी प्रकार मृत्यु मानव रूपी शिशु को एक रिक्त जीवन से हटाकर दूसरे परिपूर्ण जीवन में प्रविष्ट कराती है। इंग्लैंड से महाकवि अमेरिका गए, वहाँ भी उनका अपूर्व सम्मान हुआ और सैकड़ों संस्थाओं ने उनको भाषण के लिए निमंत्रित किया। यूरोप और अमेरिका में उन्होंने भारतीय ज्ञान को श्रेष्ठ और कमनीय रूप में प्रकट किया। उससे हमारे देश का सम्मान बहुत बढ़ गया। वहाँ के निवासी कहने लगे कि जिस देश में रविंद्रनाथ के समान विचारक और विद्वान उत्पन्न हो सकते हैं, उसे असभ्य और असंस्कृत कैसे कहा जा सकता है। उन्होंने समझ लिया कि भारत के विरुद्ध प्रचार करना अंग्रेज शासकों की स्वार्थपूर्ण नीति का ही एक अंग है। वेद और उपनिषदों के अध्यात्म ज्ञान के प्रणेता, जिसका परिचय रविंद्रनाथ अपनी कविताओं में दे रहे हैं, कभी असभ्य नहीं हो सकते। अमेरिका में महाकवि का जो अभूतपूर्व स्वागत सम्मान हुआ, उसका बढ़ा चढ़ा सचित्र वर्णन वहाँ के पत्रों में प्रकाशित होने से यूरोप के अन्य देश वालों में भी उनके संबंध में उत्सुकता पैदा हो गई और जगह जगह से उनके पास निमंत्रण आने लगे। इसलिए कुछ समय पश्चात दोबारा उनको यूरोप यात्रा करनी पड़ी थी। डेनमार्क जाने का विचार तो वे बहुत पहले कर चुके थे। वहाँ की राजधानी कोपेनहेगन में हजारों नगर निवासी उनके स्वागतार्थ आए। विश्वविद्यालय में उनका भाषण ऐसा पसंद किया गया कि हजारों लड़कों और नागरिकों ने उनका जुलूस जलती हुई मशालों के साथ निकाला और इस प्रकार भारत की दार्शनिक और धार्मिक विचारधारा का हार्दिक सम्मान किया। स्वीडन में भी उनका ऐसा ही सम्मान किया गया। वहाँ के जुलूस में सबसे आगे उस देश के लाट पादरी, प्रधान धर्मगुरु, चल रहे थे। इतना सम्मान वहाँ किसी विदेशी विद्वान का कम ही देखने में आया था। जर्मनी वालों को तो आर्य संस्कृति पर विशेष अभिमान है और वेदों का सबसे अधिक प्रचार उसी देश में हुआ है। वहाँ के विश्वविद्यालय में रविंद्रनाथ का दर्शन करने और भाषण सुनने इतनी अधिक भीड़ हो गई कि सभा भवन का हॉल ही नहीं, बरामदा और सीढ़ियाँ भी जनसमूह से भर गईं। दरवाजे और सीढ़ियों पर जनसमूह की अधिकता के कारण स्वयं महाकवि का सभा मंच तक पहुँचना कठिन हो गया। उनके संबंध में लोगों ने जो बातें सुन रखी थीं, उससे वे यही समझ रहे थे कि रवि बाबू भगवान ईसा मसीह के सदृश ही हैं। और वास्तव में यूरोप में महाकवि को एड़ियों तक लंबे लबादे, सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद सर के बालों ने एक ईसाई संत के रूप में ही परिवर्तित कर दिया था। जब वहाँ से कोई दर्शक हटने को राजी न हुआ, तब एक अध्यापक बहुत से लड़कों को लेकर बाहर चले आए और बाहरी दर्शकों को
अपना स्थान देकर रास्ता साफ कराया। इस पर लड़के निराशा प्रकट करने लगे। महाकवि ने कहा, तुम लोग खेद मत करो, कल मैं तुमसे अलग बातचीत करूंगा। उस सभा में 14-15 हजार दर्शक इकट्ठे हो गए थे। जर्मनी में रवि बाबू की पुस्तकों का भी बड़ा आदर हुआ। 3 सप्ताह के भीतर उनकी एक पुस्तक की 50,000 प्रतियां बिक गईं। फ्रांस वालों ने भी स्वागत में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी। वहाँ के अधिकांश निवासी रोमन कैथोलिक संप्रदाय के अनुयायी हैं, जो भारतवर्ष के भक्ति मार्ग से मिलता जुलता है। महाकवि रवींद्र की पोशाक तथा आकृति पुराने ढंग के पादरियों जैसे मिलती जुलती जान पड़ती थी। इसीलिए कितने ही लोग तो भक्तिपूर्वक झुककर उसके लबादे का किनारा चूमते थे और ताली पीट पीट कर प्रसन्नता का भाव प्रकट करते थे। महाकवि जहाँ कहीं गए उन्होंने भारतीय अध्यात्म पर आधारित समानता तथा प्रेम का ही संदेश दिया। हम सब भाई भाई हैं, अमीर गरीब का भेद निरर्थक है, मनुष्य मनुष्य में कोई अंतर नहीं। भाई के साथ द्वेष करना अथवा लड़ना धर्म नहीं है, सबसे प्रेम करना ही मानवता का सार है। प्रेम व भाईचारे का व्यवहार संसार का सबसे बड़ा सिद्धांत है। नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति। यूरोप के स्वीडन देश में अल्फ्रेड नोबल नाम के एक बहुत बड़े उद्योगपति हो गए हैं, जिन्होंने अपनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा भाग संसार के विद्वानों, वैज्ञानिकों और शांति प्रचारकों को पुरस्कार देने के लिए अर्जित कर दिया था। उसी संस्था की तरफ से प्रतिवर्ष 1,20,000 रुपये का एक पुरस्कार संसार के किसी भी देश के ऐसे साहित्यकार को दिया जाता है जिसकी रचना एक निर्णायक समिति द्वारा सर्वश्रेष्ठ स्वीकार कर ली जाए। सन 1913 में जब महाकवि यूरोप की यात्रा करके वापस आए तो कुछ ही सप्ताह में समाचार आया कि इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार उनकी पुस्तक गीतांजलि पर देने का निश्चय किया गया है। यह समाचार से समस्त भारत में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। यह महाकवि की विद्वत्ता और प्रतिभा का तो आदर था ही, पर लोगों ने इसे एक राष्ट्रीय सम्मान भी समझा। महाकवि के सम्मान में यहाँ भी बड़ा समारोह किया गया। उस वर्ष लाट साहब की कोठी पर एक बड़ा दरबार हुआ, तो उसी अवसर पर नोबेल पुरस्कार और एक तमगा उन्होंने अपने हाथ महाकवि को प्रदान किया। संस्कृत भाषा एक सुभाषित है कि धनवान अथवा राजा तो अपने देश में ही पूजा जाता है, पर विद्वान सर्वत्र पूजनीय होता है। यद्यपि उस समय भारतवर्ष पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन था और गोरी जातियां यहाँ के निवासियों को काला कहकर उपेक्षा की दृष्टि से देखती थीं, पर उसी जाति का होने पर भी रविंद्रनाथ का सब जगह एक देवदूत अथवा राजा महाराजाओं जैसा स्वागत किया गया। यह सब उनकी सरस्वती आराधना का ही परिणाम था। उन्होंने स्कूल कॉलेजों की सदोष शिक्षा पद्धति से विरक्त होकर अपना मार्ग स्वयं बनाया और अपने अध्यवसाय से अपने को शिक्षित और ज्ञान संपन्न बनाया, और फिर इस ज्ञान साधना से स्वयं कोई लाभ न उठाकर उसका लाभ पूरी तरह अपने देशवासियों को दिया। कुछ समय पश्चात भारत सरकार ने भी महाकवि के कार्य के महत्व को स्वीकार किया और उनको एक बहुत बड़ी पदवी प्रदान की। यह सर अथवा नाइट की पदवी सामान्यतः इंग्लैंड के रईसों और विशिष्ट देश सेवकों को दी जाती है। वही उन दिनों भारत के 2-4 गिने चुने विद्वानों को दी गई, जिनमें रविंद्र भी एक थे। बंगाल के गवर्नर स्वयं शांति निकेतन गए और महाकवि के पास कई दिन तक अतिथि के रूप में ठहरे रहे, पर यह स्थिति थोड़े ही समय तक रही, क्योंकि भारतवर्ष में अंग्रेजों की शासन नीति के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था और महाकवि को भी उससे पूरी सहानुभूति थी। वे भारतवासियों पर सरकारी अन्याय का खुलकर विरोध करते थे। जब रॉलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन छिड़ा और अमृतसर के जलियांवाला बाग की एक सार्वजनिक सभा में कई 100 व्यक्ति अंग्रेज जनरल डायर द्वारा मशीन गन से भून डाले गए, तो महाकवि ने भी उसका बड़ा विरोध किया और ऐसी सरकार से किसी प्रकार का संबंध रखना बुरा समझकर उसकी प्रदान की हुई सर की पदवी को भी वापस कर दिया। इस अवसर पर भारत के वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को उन्होंने एक लंबा पत्र लिखा, जिसमें कहा गया था, हमारी आंखें खुल गई हैं कि हमारी अवस्था कैसी असहाय है। अभागी भारतीय जनता को इस समय जो दंड दिया गया है उसका उदाहरण किसी सभ्य सरकार के इतिहास में नहीं मिल सकता, पर हमारे शासक इस कृत्य के लिए उल्टा अपने को शाबाशी दे रहे हैं कि उन्होंने भारतवासियों को अच्छा सबक सिखा दिया है। अधिकांश अधगोरे एंग्लो इंडियन समाचार पत्रों ने इस निर्दयता की प्रशंसा की है और उनमें से कुछ ने तो पाशविकता की सीमा पर पहुंचकर हमारी यात्राओं का उपहास भी किया है। सरकारी अधिकारियों ने उन
समाचार पत्रों पर तो किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया, उल्टा जनता के साथ सहानुभूति रखने वाले भारतीय समाचार पत्रों का ही गला दबा दिया। इस अवसर पर मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ कि भारी से भारी दुष्परिणाम भोगने के लिए तैयार होकर अपने उन करोड़ों देशवासियों की विरोध भावना को व्यक्त करूं, जो आतंक और भय के कारण चुपचाप सरकारी दमन सह रहे हैं। समय आ गया है कि जब सरकार द्वारा प्रदत्त सम्मान के पट्टे, पदवियां राष्ट्रीय सम्मान के साथ मेल नहीं खा सकते। वे हमारी निर्लज्जता को और भी चमका देता है। अतएव मैं विवश होकर सादर प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे सम्राट द्वारा दी गई नाइट की उपाधि से मुक्त कर दें। इस प्रकार महाकवि ने यह दिखला दिया कि जहाँ मानवता और राष्ट्रीयता का प्रश्न उपस्थित हो, वहाँ प्रत्येक क्षेत्र के व्यक्ति को आगे बढ़कर उसके विरोध में अपना दायित्व निभाना चाहिए। यद्यपि एक उच्च कोटि के कवि का दृष्टिकोण बड़ा व्यापक होता है और वह मानव मात्र को एक ही परमपिता की संतान मानकर सबको समदृष्टि से ही देखता है, पर जब लोगों का एक समुदाय दूसरे समुदाय के साथ अमानवीय व्यवहार करे तो कभी कभी यह धर्म हो जाता है कि वह अन्याय के विरुद्ध अपना स्वर ऊंचा करे। यद्यपि अपनी वृद्धावस्था और शांत प्रकृति के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध उग्र आंदोलन में पूरी तरह भाग न ले सकने में समर्थ नहीं थे, तो भी उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई इतनी बड़ी पदवी को ठुकरा कर दंड के लिए प्रस्तुत होकर अपना असंतोष अच्छी तरह प्रकट कर दिया। यह प्रत्येक स्वाभिमानी व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए। अन्याय के सम्मुख सिर झुकाना बहुत बड़ी हीनता और कायरता की निशानी है। एशियाई देशों में सम्मान। यूरोप और अमेरिका के देशों में भ्रमण करने के पश्चात महाकवि जापान, चीन, ईरान आदि एशिया देशों में भी गए और वहाँ भी उनका राजसी स्वागत किया गया। जापान में वहाँ के एक बहुत बड़े राष्ट्र नेता ओकुमा ने उनकी प्रशंसा में जापानी भाषा में भाषण किया और रवि बाबू ने उसका उत्तर बंगला भाषा में दिया। जापान के विद्वानों ने महाकवि का बड़ा सम्मान किया, पर यहाँ भी उन्होंने अपनी न्यायप्रियता का परिचय दिया, जिससे जापान सरकार उनसे नाराज हो गई। बात यह थी कि उन दिनों अपने पड़ोसी चीन को निर्बल देखकर शक्तिशाली जापानी सरकार उस पर कब्जा करने की योजना बना रही थी। महाकवि को यह दस्यु वृत्ति कब पसंद आ सकती थी? अतः उन्होंने जापान में बैठकर ही वहाँ के शासकों की इस स्वार्थपूर्ण नीति की भर्त्सना की। निरंकुश और अधिनायकवाद में विश्वास रखने वाले शासनकर्ताओं को यह बात कैसे सहन हो सकती थी? फिर भी महाकवि ने उनकी चिंता न करके अपनी निष्पक्ष सम्मति प्रकट कर दी और उनके देश से अपेक्षाकृत शीघ्र ही चले आए। कुछ समय पश्चात पेकिंग विश्वविद्यालय के निमंत्रण पर चीन भी गए। रास्ते में बर्मा, सुमात्रा, बाली, जावा आदि में भी उनका स्वागत किया गया। चीन में तो उनका ऐसा स्वागत समारोह किया गया जैसा राजा महाराजाओं का ही किया जाता है। फौजी अफसर उनकी देखभाल करते थे। प्रत्येक स्टेशन पर इस बात की पूछताछ की जाती थी कि उनको किसी बात की असुविधा तो नहीं है। चीन के विद्यार्थियों के आग्रह पर महाकवि के सम्राट के महल के पास ही ठहराया गया। चीन सम्राट ने, यद्यपि उस समय प्रजातंत्र स्थापित हो जाने से उन्हें शासन भार से मुक्त कर दिया गया था, स्वयं अपने महल में उनकी बड़ी खातिर की, घंटा भर तक बातचीत की और एक बहुत बहुमूल्य तस्वीर उन्हें भेंट स्वरूप दी। पर महाकवि इस राज सम्मान को पाकर भी सामान्य जनता को नहीं भूले। उन्होंने सार्वजनिक सभा में कहा, भाइयों, मैं एक सामान्य कवि हूँ, पर मैं एक मनुष्य हूँ और उसी हैसियत से तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मेरे हृदय में तुम सब के लिए ऊंचा स्थान है। तुमने भी मुझे बड़े प्रेम के साथ अपनाया है। इस प्रकार का प्रेम बराबर वालों में ही हो सकता है। मैं भी तुमसे बड़ा नहीं, बराबर का ही हूँ। जिन दिनों महाकवि चीन में ठहरे थे, तभी उनकी वर्षगांठ का अवसर आ गया। चीन वालों ने अपनी पद्धति के अनुसार समारोह मनाया और उनके लिए शानदार नीले रंग का पाजामा, नारंगी रंग का पीला कुर्ता और बैजनी रंग का सुंदर टोपी तैयार की और लोगों के आग्रह से महाकवि को उस पोशाक को धारण करके उन्हें समारोह में भाग लेना पड़ा। वहाँ के लोग उनको अपने जातीय स्वरूप को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उनको चू चेन तांग का नया नाम दिया, जिसका अर्थ होता है वज्र के समान शक्तिशाली भारत, सूर्य। ईरान भी प्राचीन काल से बड़े बड़े कवियों की भूमि रही है। वहाँ के बादशाह ने स्वयं निमंत्रण भेजकर विश्व कवि का अपने यहाँ अपूर्व स्वागत किया। इटली पहुँचने पर वहाँ के तानाशाह मुसोलिनी ने कहा, मैं आपकी रचनाओं को बड़े प्रेम से पढ़ता हूँ और मुझे वे पसंद आती हैं।
इटली में उनको सरकारी मेहमान की हैसियत से रखा गया और उसी तरह का सब इंतज़ाम किया गया जैसा अन्य देशों के बड़े शासकों या राजाओं के आने पर किया जाता है। स्विट्ज़रलैंड का देश प्राकृतिक शोभा की दृष्टि से यूरोप का नंदन कानन माना जाता है। ऐसी भूमि कवियों के लिए स्वभावतः आकर्षक और प्रसन्नतादायक होती है। वहाँ की शोभा देखकर महाकवि बहुत प्रसन्न हुए और यूरोप वालों को अपने संदेश देते हुए कहा, भारत की सभ्यता बहुत पुरानी है, इसकी मिट्टी कण कण में सत्य की भावना पाई जाती है। भारत ने ही उस समय यूरोप को शिक्षित बनाया था। जिस समय यूरोप के लोग आदिम अवस्था में थे और ज्ञान विज्ञान से अपरिचित थे, उस समय भारत एक महान और सभ्य देश था। वहाँ के निवासी जलियानों द्वारा दूर के देशों में गए और वहाँ अपनी शिक्षा व संस्कृति का प्रचार किया। महाकवि रूस भी गए। वहाँ की सभ्यता संस्कृति अब एक नए ढांचे में ढल गई है। वहाँ अमीर गरीब का भेद नहीं रखा गया है और सबको परिश्रम करके ही जीवन निर्वाह करना पड़ता है। वहाँ का शासन प्रबंध सामान्य जनता के प्रतिनिधि चलाते हैं। वहाँ पर सब प्रकार के उद्योग धंधे तथा खेती सहकारी पद्धति पर चलाए जाते हैं, जिनमें कोई एक व्यक्ति स्वामी नहीं होता। इस प्रकार की व्यवस्था को देखकर महाकवि बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रूस की प्रशंसा में कितने ही पत्र लिखकर अपने इष्ट मित्रों और घर वालों को भेजे। जिस बात को वहाँ पर उन्होंने सबसे अधिक पसंद किया वह थी वहाँ के लोगों की बराबरी की भावना। कोई किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता था। हम भारतवासी भी मनुष्य मात्र को एक ही ईश्वर की संतान मानकर सबको बराबर बतलाते हैं। इतना ही नहीं, हमने इससे भी आगे बढ़कर आत्मवत् सर्वभूतेषु के सिद्धांत की घोषणा की है, पर व्यवहार में हम इन महान सिद्धांतों से प्रतिकूल ही चलते हैं। हम अपने ही समाज में एक अंग अछूतों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं जिसकी तुलना संसार के किसी भी देश में नहीं मिलती। महाकवि रवींद्र ने इस त्रुटि को बहुत अच्छी तरह समझा और इसीलिए रूस का उदाहरण दिखलाकर हमको समता का व्यवहार अपनाने की प्रेरणा दी।